हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए तो आज हमें स्टार्ट करना है क्लास 12th का टॉपिक जो कि हम पढ़ रहे थे। मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर चुके थे। उसका एक लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे जो कि बेसिक्स मैंने बताया था मैग्नेटिज्म में हमें क्या पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, मैंने आपको बताया था डॉट का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आज उसी सीरीज़ में सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ। स्टार्ट करते हैं, चलो। ठीक है, तो आज बच्चों हमें स्टार्ट करना है बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ ये है आज का हमारा टॉपिक। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि ये जो हमारा एपिसोड है मैग्नेटिज्म का, ये सेकंड नंबर का एपिसोड है, यानी सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो बायोट-सैवर्ट लॉ आज हमें स्टार्ट करना है। तो बायोट-सैवर्ट लॉ में क्या होता है, एक साइंटिस्ट का नाम है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब इन्होंने बताया क्या था, इन्होंने बताया था कि जैसे हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इससे कुछ डिस्टेंस स्मॉल आर पे इधर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। डायरेक्शन चीज़ अलग हो गई, मैग्नीट्यूड चीज़ अलग हो गई। मैग्नीट्यूड बायोट-सैवर्ट लॉ के हेल्प से हम निकालेंगे, डायरेक्शन के लिए मैं अलग लॉ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा। यहाँ पे कोई छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं AB, जिसकी लेंथ हम लोगों ने मान ली है DL। ये हो गई हम लोगों की लेंथ DL। एक छोटा सा एलिमेंट है, जैसे मान के चलें कि वायर एक बहुत बड़ा वायर था, उसका हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, कट किया, कोई पोर्शन ले लिया, तो उस पोर्शन की लेंथ हमने कितनी मान ली है, DL लेंथ मान ली। कितनी मान ली लेंथ उसकी हमने, DL। ठीक है, अब इस एलिमेंट से इस पॉइंट P पे R डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो गौर से सुनना ये जो वायर है पूरा, इस वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड B है, कितना है B, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे शो करते हैं, B से। तो एक छोटा सा जो पोर्शन हम लोगों ने इसमें कट किया है जिसकी लेंथ DL है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, DB। स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, लार्ज लेंथ की वजह से लार्ज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इन्होंने बताया फर्स्ट DB प्रोपोर्शनल टू I। करंट जैसे जैसे इसमें इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता जाएगा। करंट की डायरेक्शन भूल गए थे बनाना, चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोगों ने मान ली है करंट की डायरेक्शन। अब इस करंट की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मैं अभी बताऊंगा कैसे निकालेंगे, लेकिन पहले आप उसका मैग्नीट्यूड सुनो कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना आएगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ठीक है, सेकंड है हमारा DB प्रोपोर्शनल टू DL। ठीक है, थर्ड होता है हमारा, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि एलिमेंट की लेंथ को आप बढ़ाते जाएंगे बड़ा करते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी वजह से इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। बच्चों यहाँ पे थीटा जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, आपको दिख रहा है ना, एलिमेंट और उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन और उस एलिमेंट के बीच का एंगल है। समझ रहे हो ना, एलिमेंट, ये एलिमेंट है, सुनो गौर से, फिर से बोल रहे हैं, एलिमेंट और उस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है और एलिमेंट के बीच का एंगल, उसको हमने बोला है थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। फोर्थ क्या होता है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये तो एक नॉर्मल सा फैक्टर है, तो हर फॉर्मूले में आता ही आता है। डिस्टेंस ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, फोर्स भी कम होता जाएगा, स्क्वायर फॉर्म में चलता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास बच्चों 4 इक्वेशंस। अब इन 4 इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। तो लिखते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये हो गए हमारे पास 4 इक्वेशन। ठीक है, क्या होगा बताओ। तो चारों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, DB प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन r²। सिंपल है, IDL साइन थीटा के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, सो नीचे आ गया। प्रोपोर्शनल हटा के कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं, DB इज इक्वल टू μ0/4 पाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में
क्या कांस्टेंट यूज़ करते थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, जो कि किसने बताया था? बायोट-सावर्ट लॉ। ये होता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे बात आती है कि सर ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का क्या है? तो म्यू नॉट को हम बोलते क्या हैं? परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और बच्चों इसकी वैल्यू क्या होती है पता है आपको? म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अब बात आती है इसका यूनिट। अब यूनिट को गौर से सुनो, कोई भी यूनिट तुम्हें याद नहीं करना है, जो नॉर्मल जो बेसिक यूनिट होते हैं वो याद रखो, और बाकी यूनिट को तुम निकाल सकते हो ना फॉर्मूले से। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है बताओ? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। देखना, मैग्नेटिक फील्ड का होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो रहेगा। ठीक है, इंटू आई मतलब करंट है यानी एम्पियर, फिर डीएल मतलब लेंथ है यानी मीटर, अपॉन अब साइन थीटा तो हट गया, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो रहा है, और 1 मीटर बचा है ये इससे कैंसिल हो रहा है, एम्पियर इधर आएगा, तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो इसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका यूनिट? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये होता है इसका यूनिट। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और यूनिट न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। देख लो, इतना अच्छे से समझ लो और नोट करो। बताओ कोई दिक्कत आ रही है तो क्लियर करो। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा कैमरा 1 मिनट में सेट कर दूं, हल्का सा 1 मिनट, बस अभी ठीक है। अभी कैमरा जो है बिल्कुल ठीक से सेट हो गया, पूरा फ्रेम यहाँ पे कैप्चर हो रहा है। ठीक है भाई, अब किसी को कोई दिक्कत है? ओके। अब इसके बाद ये हम लोगों ने बायोट-सावर्ट लॉ यहाँ तक कर लिया है और आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है, तो इसको नोट करने के बाद अब हमें आगे क्या करना है वो हम देखते हैं। पहले इसको हटाते हैं। ठीक है, नोट हो गया सबका? कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं है? चलें आगे? चलते हैं आगे। इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको भी हटाते हैं। क्यों हटाते हैं? क्योंकि अब चाहिए हमको स्पेस। किस लिए? इसका वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए। चलो लिखते हैं इसका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होता है भाई? वेक्टर फॉर्म इसका देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर हमें इसमें डायरेक्शन लिखना है तो डायरेक्शन हम क्या लिख सकते हैं? देखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। डायरेक्शन तो कैप में आएगा, आई कैप, जे कैप, के कैप, कुछ भी हो सकता है। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अच्छे से। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे? सुनो गौर से, दुनिया वालों सुनो गौर से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। इसकी जगह पे हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। और बच्चों आइडियल पूरा ही पूरा ये पूरा वेक्टर है, आइडियल वेक्टर है, करंट वेक्टर नहीं है, डीएल वेक्टर नहीं है, बट आइडियल वेक्टर है। आइडियल का मतलब होता है करंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डीएल का मतलब समझ रहे हो ना आप? गौर से सुनना यहाँ पे, आइडियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट आई इज ओनली अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट डीएल इज ओनली अ वेक्टर क्वांटिटी। आइडियल इज कंप्लीटली अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी ये रही, एक वेक्टर क्वांटिटी ये रही, बीच में उनके साथ साइन भी लगा हुआ है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसको बताइए? डी वी वैक्टर इज इक्वल टू, साइन का मतलब समझ रहे हो ना, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर स्क्वायर और ये एक आर, तो पावर हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 3।
तो ये आ चुका है हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से। इतनी बात में आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछें और जल्दी से कमेंट करें, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो बताएं, बोलो। कोई दिक्कत बताइए, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी को भी हो कमेंट करिए। कोई दिक्कत नहीं भाई, आप कमेंट करेंगे आपके सारे आंसर दिए जाएंगे, बेझिझक आप बिल्कुल कमेंट करें, क्वेश्चन पूछें, डाउट पूछें, ठीक है। चलो अब हटाते हैं इसको। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ डायरेक्शन निकाल लें। अब मैं आपको 2 लॉज और पढ़ाऊंगा। चलो इसको हटाते हैं। ठीक है भाई, हो गया। अब हम सबसे पहले तो बात करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हालांकि ये क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं सब। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ चुके हैं ना क्लास 10th में। क्लास 10th में ही तो पढ़ाया जाता है ये। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया गया, सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट 3 फिंगर्स को इस तरह से फैलाएं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। देखो ये वाली इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली इसके परपेंडिकुलर है और फिर जब ये वाली इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली इसके परपेंडिकुलर, तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। मान के चलो एक्स वाई जेड एक्सिस, मान सकते हैं ना, एक्स वाई जेड एक्सिस आप इनको ट्रीट करें तो वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो होते हैं। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि एक दूसरे के तीनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। अब फोर्स बताता है थंब क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन को। फर्स्ट फिंगर क्या बताएगी, 4 फिंगर क्या, या इसको आप फर्स्ट फिंगर कह दो या इसको आप 4 फिंगर कह दो, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ की डायरेक्शन बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मिडिल फिंगर है इसको, ये किस चीज़ की डायरेक्शन बताता है, करंट की डायरेक्शन बताता है। किसकी डायरेक्शन बताएगा, करंट की। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, जो थंब है हमारा वो किस चीज़ की डायरेक्शन बताता है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट फिंगर है या जिसको आप 4 फिंगर भी बोल सकते हैं, वो किस चीज़ की डायरेक्शन बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। और जो हमारा मिडिल फिंगर है वो किस चीज़ की डायरेक्शन बताएगा बच्चों, मिडिल फिंगर किस चीज़ की डायरेक्शन बताता है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताता है, इलेक्ट्रिक करंट। ये चीज़ कंडीशन क्या है, तीनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के सब कैसी होनी चाहिए, कंफर्म ये बात श्योर है, होनी ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी है, परपेंडिकुलर। क्लियर होगी इतनी बात, कोई दिक्कत है, देख लो। फिर अभी इसको समझाते हैं कैसे क्या हुआ है। ये चीज़ तुम याद रखना, थंब बताएगा मैग्नेटिक फोर्स, फर्स्ट फिंगर बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर बताएगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स F, B करंट है I। अच्छा 10th क्लास में आप लोगों ने शायद पढ़ा हो फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड M मदर, चाइल्ड C करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, याद रख लो ना, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, FBI FMC कुछ भी कर लो, फादर मदर चाइल्ड कुछ भी कर लो, तरीके अपने अपने जैसे आप कर सकते हैं याद। देख लो इतना पहले, इतने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पूछो, बताओ क्या दिक्कत आ रही है भाई, इतनी बातों में आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है क्या मेरे स्टूडेंट्स को कोई समस्या आ रही है, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। चलो भाई बढ़ते हैं आगे, इसको हटाते हैं। चलो तो ये तो हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब बात करते हैं
बात करते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। अब हम बात करते हैं राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है, ये है, जैसे ये है हमारा राइट हैंड, क्या है, राइट हैंड। अब इसमें हमें करना क्या है कि थंब को रखते हैं हमेशा करंट की डायरेक्शन में। थंब को कहाँ रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में। उंगलियों को कहाँ रखेंगे, उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लिख देता हूँ, याद रहेगा। तो सबसे पहले जो थंब है वो कहाँ रहेगा, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। फिंगर्स कहाँ रहेंगी, सारी फिंगर्स, कोई एक पर्टिकुलर फिंगर नहीं, सारी फिंगर्स कहाँ रहेंगी, टूवर्ड्स दैट पॉइंट, टूवर्ड्स दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू find the direction, we have to find the direction of magnetic field, of magnetic field, ठीक है भाई। कहने का मेरा मतलब है कि थंब को रखते हैं करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को रखते हैं उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पाम के परपेंडिकुलर होगा, या तो इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। सर समझ नहीं आया, चलो देखो, एक ये वायर है, इस वायर में इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, इधर एक पॉइंट है कोई P, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना है। तो मैंने क्या बोला, थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, रख दिया। अब हम हाथ को ऐसे भी रख सकते थे, ऐसे भी रख सकते थे, थंब तो दोनों ही केस में करंट की डायरेक्शन में है। बट हमें इन उंगलियों को उस पॉइंट की तरफ लेके जाना है जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो वो पॉइंट है इस साइड में, तो हम हाथ को ऐसे रखेंगे, ना कि ऐसे, ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ठीक। अब मैंने बोला परपेंडिकुलर इस पाम के होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो पाम ऐसा रखा है ना अपना बोर्ड प्लेन में ऐसे, तो अंदर जाएगा इसका पाम का पाम ये है, ये ना है, ये है पाम। तो पाम के परपेंडिकुलर कहाँ है, इनसाइड। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनसाइड। और मैंने बताया था इनसाइड को हम शो करते हैं क्रॉस से, आउटसाइड को शो करते हैं डॉट से। जैसे इन केस इस करंट की वजह से इधर एक पॉइंट है, मान के चलें P'। अब हमें इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे, बिल्कुल भाई ऐसे रखेंगे, हाथ को रखेंगे। देखो थंब हो गया करंट की डायरेक्शन में, पॉइंट हो गया है सर, तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो ये बाहर की तरफ आ रही, पाम का परपेंडिकुलर बाहर आएगा। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बच्चों कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, डॉट में। डॉट मतलब आउटसाइड। समझ गए हो ना, देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो बताओ। यार पता इतना है नहीं कठिन जितना अगर तुम्हें लग रहा हो इन केस, ठीक है। इतना कुछ भी इसमें टफ है नहीं, कुछ भी चीज़ टफ नहीं है, ठीक है। अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि फ्लेमिंग रूल, अभी उस पर बता रहे हैं ना कैसे डायरेक्शन, उसकी भी बता रहे। अभी 1 मिनट रुक जाओ, बस थोड़ा बोर्ड पे धूल ज़्यादा आ गई तो इसको साफ़ कर लेते हैं। उसके पहले एक काम और करते हैं, इसमें डायरेक्शन अब बची थी, अब निकाल लेंगे। कैसे, देखो करंट जा रही है सनसनाती हुई ऊपर की तरफ, तो हो गया हाथ ऊपर, सॉरी थंब ऊपर, ठीक। पॉइंट जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो इस वायर के राइट साइड में है, तो हाथ ऐसे ही रखना पड़ेगा। हम ऐसा तो नहीं रख सकते, रख सकते क्या, नहीं, हम ऐसा ही रखना पड़ेगा। करंट हो गया ऊपर, पॉइंट हो गया इधर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गई, अंदर। तो क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रॉस। अब जो मैग्नेटिक फील्ड अपन ने फोर्स का, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी निकाला था बायोट-सावर्ट लॉ से, वो कहाँ की तरफ आएगा, क्रॉस। हमेशा नहीं, हमेशा थोड़ी ना, वो तो इस तरफ है पॉइंट, तो क्रॉस उस तरफ होता तो डॉट, फिर डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन पे भी। करंट मान लो ऊपर से नीचे आ रहा होता तो ये चीज़ें चेंज हो जाती, फिर तो यार अंडरस्टूड होता है, ठीक है। चलो अब थोड़ा बोर्ड अच्छे से साफ़ किया जाए, क्योंकि इस पर थोड़ा धूल ज़्यादा समझ में आ रही है। इसको हटाते हैं, नोट कर लो आप पहले अच्छे से, ठीक है, नोट करें आप, तब तक मैं बोर्ड को साफ़ करता हूँ अच्छे तरीके से, फिर लिखने में बड़ा मज़ा आता है, देखने में भी तुम्हें अच्छा लगेगा। ये नोट करो जल्दी फटाक से। हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलो ये देखो भाई, अब आया चमचमाता हुआ बोर्ड एकदम मस्त,
ठीक है, देखते हैं अच्छा कैमरे में कैसा लग रहा है। लग तो अच्छा रहा। वाह, अरे यार ये शाइन क्यों कर रहा भाई? ओहो, ये क्या समस्या हो गई? ज़्यादा साफ हो जाता तो शाइन करता है क्या? ओह माय गॉड, चलो अभी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सूखेगा सही हो जाएगा। खैर छोड़ो, इतना क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत है? मैंने क्या बताया, बायोट-सेवर्ट लॉ, क्या फॉर्मूला था भाई? सुनो, क्या फॉर्मूला था? डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये था बायोट-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला था। फिर इसके बाद इसका हम लोगों ने फाइंड किया था वेक्टर फॉर्म। क्या निकाला था हम लोगों ने? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या आया था? डी वी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये आया था इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो अब बायोट-सेवर्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशंस हैं। कहने का मतलब है, जैसे हम लोगों ने पढ़े थे एप्लीकेशंस गॉस लॉ पे पढ़े थे, मैग्नेटिक फील्ड निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था लॉन्ग वायर की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड भी निकालेंगे। ठीक, सर्कुलर रिंग की वजह से हम लोगों ने एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी निकालेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से। तो वो सब इसके एप्लीकेशन ही तो कहलाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब आगे का टॉपिक। एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। यार एक मिनट रुको जरा, मैं ये चेक करूं, यहाँ पे बोर्ड अभी शाइन कर रहा था, अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? चलो, एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ में सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग। सर आप तो कह रहे थे एक्सेस पे निकालेंगे। हाँ यार वो भी निकालेंगे, ये भी तो निकाल लेंगे। एक हमारे पास सर्कुलर रिंग है गोल, जैसे मान लो कि चलो कोई वायर होता है, उसको हमने ऐसे गोल कर दिया। ठीक है, एक में भैया रुकना, ये दिक्कत दे रहा माइक दिक्कत दे रहा, दिक्कत दे रहा बहुत ज़्यादा, अब नहीं देगा। एक हमारे पास वायर है जिसको हमने सर्कुलर फॉर्म में बैंड किया, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे निकलेगा देखते हैं, कैसे निकलेगा भैया। ये हो गई हमारे पास एक सर्कुलर रिंग। अब तुम सोच रहे हो सर इसमें करंट कहाँ से आएगी? अरे जाएगी ना, यहाँ से आएगी करंट यार, ऐसे है कुछ सिस्टम, उसको शो नहीं कर रहे, बस यहाँ से इसमें करंट जा रही, यहाँ से इसमें करंट आ रही, ऐसे इसमें करंट फ्लो हो रही। इसका सेंटर हो गया, मान के चलते हैं O, और ये रेडियस इसकी हमने मान ली है स्मॉल r। थोड़ा बड़ा बना दें यार, मज़ा नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं, अभी ठीक है। ये हो गया इसका रेडियस स्मॉल r, ये हो गया इसका सेंटर, और इसमें यहाँ पे जा रही है लाइक दिस करंट ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि बायोट-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है, तो हमें एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। करें तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया बच्चों AB, और इस एलिमेंट की जो लेंथ है, करंट को यहाँ लिख देते हैं, इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? DL। ठीक है, अब इस एलिमेंट की लेंथ हमने DL मानी है, तो हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमें अप्लाई तो बायोट-सेवर्ट लॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और सुनो, एंगल थीटा, व्हाट इज़ थीटा? मैंने आपको बताया था कि बायोट-सेवर्ट लॉ में जो ये थीटा है वो क्या होता है। एलिमेंट से सुनना, गौर से सुनना, एलिमेंट से पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ठीक, और उस एलिमेंट के बीच का एंगल। एलिमेंट से, ये एलिमेंट है भी, सुनना गौर से, एलिमेंट से पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, यही लाइन है,
और उस एलिमेंट के बीच का एंगल। तो यहाँ पे वो एंगल बच्चों कितना हो गया, ये देखो आप 90, कितना हो गया 90, कितना हो गया 90। तो यहाँ पे थीटा जो है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हम अप्लाई करेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ। ऑब्वियस सी बात है, जब उसका एप्लीकेशन है तो वही अप्लाई किया जाएगा। तो बायोट-सैवर्ट लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बायोट-सैवर्ट लॉ जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सर आप फॉर्मूला क्यों लिखते हो बार बार? यार देखो, ये तो काम तुम्हें भी करना है क्या? अगर तुम्हें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए इस सब्जेक्ट में, हर चीज़ के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए या लर्निंग के लिए, फॉर्मूला कैसे याद करना है, ये सब ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि जैसे अगर तुम्हें कोई डेरिवेशन तुम कर रहे हो, उसमें कोई फॉर्मूला आता है जो मान के चलो तुम्हें याद है, लेकिन तुम तब भी उसको लिखा करो एक बार। जैसे कई बार होता है ना कि हमें कोई फॉर्मूला याद है तो हम मन में उसकी कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिख देते हैं। एग्ज़ाम में करो, लेकिन जब आप अपने खुद से उस चीज़ को प्रैक्टिस में कर रहे हो, प्रैक्टिस उस चीज़ की अगर आप कर रहे हो तो उसको आप फॉर्मूले को लिखो। जितना लिखोगे उतना वो याद होता जाएगा, भूलोगे नहीं। एक फिर क्या होता है, एक टाइम के बाद इनकेस अगर कुछ उसमें से भूलते भी हो, जैसे यहाँ पे कुछ आप चीज़ भूल गए लिखना, मान लो आई भूल गए, 4 पाई भूल गए, डी बी भूल गए, कुछ भी भूल गए मान के चलो, तो आपको एक इमेज उसकी सेट रहती है दिमाग में। जब आप बहुत बार उसको लिखोगे, बहुत बार वो नज़रों से आएगा सामने आपके, तो उसकी एक इमेज आपके दिमाग में बन जाती है। फिर आप जब फॉर्मूला लिखने में कोई गलती करते हैं ना इन केस, तो आप खुद में फील करते हैं कि कुछ मिसिंग है, कुछ छूटा है, होता है ऐसा, क्योंकि वो इमेज हमारे दिमाग में रह जाती है। तो वही है कि फॉर्मूला आप बार बार लिखो, भले ही आपको कितने बार कितना भी अच्छे तरीके से याद हो, ठीक है। चलो यहाँ पे बच्चों थीटा कितना हो गया हमारा 90 हो गया। अब बात करते हैं आगे की सिचुएशन। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। अरे थीटा 90 साइन 90 कितना होता है 1, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आते हैं इस तरह। ये दिक्कत है यार, बोर्ड को थोड़ा सा वैसे साफ करो तो फिर वो लिखने के बाद अच्छे से चीज़ें हो नहीं पाती हैं उसमें। चलिए, अब यहाँ पे बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाला है, ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ ए बी पोर्शन की वजह से है। हमें तो चाहिए था पूरी रिंग की वजह से इस सेंटर पे, फॉर कंप्लीट रिंग, फॉर कंप्लीट रिंग क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, या तो आप समेशन कर दो या फिर आप इंटीग्रेशन कर दो, एक ही बात होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। करते हैं इंटीग्रेशन। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, दोनों साइड इंटीग्रेशन। भैया यहाँ तो जीरो से भी कोई एलिमेंट आप नहीं लोगे, लेंथ एलिमेंट की जीरो होगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, बात खत्म हो गई। तो जीरो, यहाँ पे भी जीरो। अरे यार कोई एलिमेंट की लेंथ ही नहीं है, जीरो लेंथ है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा ना। अब पूरी रिंग की अगर हम बात करते हैं तो पूरी रिंग के लिए हमें कितना घूमना पड़ेगा एक रिंग बनाने के लिए। अगर रेडियस आर है, कितना घूमते हैं 2 पाई आर, कितना घूमते हैं, सरकमफ्रेंस के इक्वल 2 पाई आर। तो जब पूरी रिंग की हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमें बी मिलेगा ना, बी बोलेंगे। अब हम डी बी नहीं बोलेंगे, उसको क्या होगा चलो देखते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन तो बी हो जाएगा, लिमिट है हमारे पास 0 से b इज इक्वल टू ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, ये सब था कांस्टेंट, ठीक है। dl का इंटीग्रेशन हो रहा है, l होगा, लिमिट है हमारे पास 0 से 2 पाई r। अब क्या होगा आगे की सिचुएशन, लिमिट रखोगे तो b माइनस 0 b रहेगा, सिंपल है यार बहुत ज़्यादा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 पाई आर ही तो रहेगा, यहाँ पे 0 है। तो अब देखना आप, एक आर से ये एक आर कैंसिल हो रहा है, 2 पाई से आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो। वैसे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू सीधी हमको पता होती है 10⁻⁻⁷। इन केस कैंसिल आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो फाइनली हमारे पास जो आएगा फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 और
आई अपॉन आर। अब यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, आप पुट कर सकते हो, मैग्नेट फील्ड आ चुका है। अब हमें इन केस अगर इसकी डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, डायरेक्शन, ऐसे रखेंगे आप, करंट जा रहा है इसमें ऊपर, पॉइंट है इधर अंदर, क्रॉस में आएगा, तो ये मैग्नेट फील्ड आ जाएगा क्रॉस में, यानी ये मैग्नेट फील्ड कैसा रहेगा, क्रॉस में। कोई दिक्कत? अच्छे से समझ लो, देख लो, परख लो, पहचान लो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो सबको, शेयर तो ज़रूर किया करो यार, है ना। अकेले अकेले होशियार बनते हो, डेली बोलता हूँ, दोस्तों को बनाओ यार, थोड़ा उनके लिए कुछ तो अच्छा करो, बिगाड़ नहीं काम होता क्या, कुछ अच्छा कर दिया करो दोस्तों के लिए कभी कभी। ठीक है भाई, क्या इतने चीज़ों से आप सेटिस्फाई हैं या नहीं है? होना तो चाहिए यार। खैर बढ़ें आगे, हो गया इतना, बढ़ते हैं आगे, पर हटा दें। फॉर्मूला मैंने मिटा दिया, इसको फिर से लिख देते हैं, तब तक आप लोग नोट करो। या ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब सुनना, हमारे पास एक वायर था जिससे हमने एक रिंग बना दी। हमारे पास बहुत बड़ा वायर होता, एक फिक्स रेडियस के हम कई सारे टर्न्स बना देते, गोल 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 गोल, फिक्स रेडियस के कई सारे टर्न्स बना, मान लो n टर्न्स हो गए, तो क्या होगा, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, टर्म्स नहीं टर्न्स, अगर मान के चलें कि n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एक टर्न के लिए इतना, तो n के लिए n का मल्टीप्लाई, ऑब्वियस सी बात है। सो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बिकम्स म्यू नॉट अपॉन 2 एंड एन आई अपॉन आर। ये मैग्नेटिक फील्ड अब आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, बहुत सरल है यार, कुछ है ही नहीं बेटा, सिर्फ इंटीग्रेशन किया। ये फॉर्मूला तुम बाहर से पढ़ लो, याद कर लो, इंटीग्रेशन है बस, लो आ गया, कैलकुलेशन होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई पूरी रिंग की बात। अब हम बात करेंगे आधी रिंग की, सेमी सर्कुलर रिंग, आधी, सिर्फ आधी। तो चलो देखते हैं। सर आधी रिंग है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाएगा? देखते हैं भाई। फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ लिमिट में क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 पाई आर की जगह पाई आर। अरे आधी रिंग भैया, मेरे बच्चों दोस्तों, ये देखो आधी रिंग है, ये रेडियस हो गई आर, ये इसका सेंटर हो गया। तो अब कितना घूमा, सिर्फ पाई आर, ना कि 2 पाई आर। कितना घूमा है, सिर्फ पाई आर घूमा है। तो लिमिट यहाँ पे हम क्या लगा देंगे अब की बार, पाई आर। क्या लगाएंगे, पाई आर, 2 पाई आर नहीं। तो फिर सेम रहेगा सब कुछ, लिमिट चेंज हो जाएगी बस, 0 से पाई आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आइडियल अपॉन आर स्क्वायर रहेगा। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। डीएल का इंटीग्रेशन तो बच्चों पता है आपको, एल और 0 से पाई आर लिमिट है, तो बस रख लो। कितना हो जाएगा देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई पाई आर अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 एंड आई बाई आर। ये तो वाकई में यार आधा ही हो गया इस फॉर्मूले से, सॉरी इससे कंपेयर करो, आधा हो गया यार, आधा होना भी चाहिए। लेंथ पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, बायोट सेवर्ट ने बताया था मैग्नेटिक फील्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा, प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ कम करते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, ठीक है। अब लेंथ को हम जितना ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ करते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसी रेट से इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक। अब सिचुएशन क्या है कि अगर हम पूरी रिंग की बात करते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 2 आया था, लेकिन अगर हम सेमी सर्कुलर रिंग की बात करते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 आया है, क्योंकि लेंथ यहाँ पे हो गई आधी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जस्ट आधा। इन केस फोर्थ पार्ट होता, क्वार्टर रिंग होता, तो ऐसा देखना, लाइक दिस, इस तरह से, तो क्या सिचुएशन होती,
तो और आधा हो जाता, इसका भी अब आधा, तो 1/4 का आधा 1/8। तो क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू μ0/8 I/R। कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया बात को। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सावर्ट लॉ का पहला एप्लीकेशन। आगे के जो एप्लीकेशंस आएंगे, जैसे हमें सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, हमें एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, 2 पैरेलल वायर हैं उनके बीच में हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तमाम सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम उसको देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।